Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the 7th lecture of this beautiful chapter, Waves. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के बारे में और उसके बाद वील मूव ऑन टू स्टैंडिंग वेव्स. ठीक है, चलिए बच्चों, तो पिछले सेगमेंट में आपको याद होगा जब हम लोग स्ट्रिंग वेव्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था द टॉपिक इंटरफेरेंस. तो साउंड वेव्स भी जो है like any waves can be made to exhibit interference. Clear है बात? Recall that wave interference was discussed in the previous chapter. A comparison of interference for transverse waves and longitudinal waves is shown in figure. आइए देखते हैं इस डायग्राम को. तो देखिए इस डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव्स थी है ना, उसका हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सुपरपोजिशन हो रहा है. ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव्स हैं और साथ में फेज में है. तो इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जा रहा है. क्लियर है ये बात? तो वही देखिए बच्चों, यहां लिखा है कि इन आइदर केस व्हेन द क्रेस्ट्स ऑफ वन वेव ओवरलैप द क्रेस्ट्स ऑफ अनदर वेव इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड रिजल्ट्स. ठीक है, तो यही चीज देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी हम लोग देख पा रहे हैं द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो कि फेज में है. तो यहाँ पर फिर से क्या होगी, एक ऐसी वेव बनेगी जिसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो चुकी होगी. क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इधर भी रेयर फैक्शन, इधर कंप्रेशन, फिर रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन, इस तरीके से है ना. तो दोनों में बिल्कुल आइडेंटिकल था. ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगले डायग्राम में हम लोग ये देखने वाले हैं कि व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप्स द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, उसी तरीके से इन द केस ऑफ साउंड द क्रेस्ट ऑफ वेव करस्पॉन्ड्स टू अ कंप्रेशन. ना यहाँ पर क्रेस्ट ऑफ अ वेव का क्या मतलब होगा, कंप्रेशन होगा, और ट्रफ ऑफ अ वेव का क्या मतलब होगा, रेयर फैक्शन होगा. ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या देगा कि इंटरफेरेंस अकर्स फॉर ऑल वेव्स, चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो. तो वही देखिए बच्चों, यहाँ पर डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे पहले ट्रांसवर्स वेव्स का क्या होता था, अगर वो आउट ऑफ फेज होते थे तो वो डिस्ट्रॉय कर देते थे. अगर वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो है ना, उनका एम्पलीट्यूड अगर सेम हो तो बिल्कुल वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे अगर सुपरपोजिशन होता था. उसी तरीके से टू आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर वो आउट ऑफ फेज होंगे तो दे डिस्ट्रॉय ईच अदर व्हेन दे आर सुपर इम्पोज्ड. क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, हम लोग साउंड इंटरफेरेंस के है ना एक मजेदार एग्जाम्पल को देखते हैं. अगर आप देखिए कि इस तरीके से बैठे हुए हैं और यहां पर दो आइडेंटिकल स्पीकर्स हैं. ठीक है, इफ यू आर एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू साउंड स्पीकर्स दैट एमिट आइडेंटिकल टोन्स ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, तो द साउंड इज लाउडर. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज द इफेक्ट्स ऑफ द टू स्पीकर्स एड, है ना. द कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस ऑफ द टोन्स अराइव इन स्टेप, या फिर ये दोनों फेज में है. लेकिन क्या होगा अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा खिसक गए, जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये जो इंसान है ये थोड़ा लेफ्ट में खिसक गया, तो अब वो लेफ्ट वाले स्पीकर के थोड़ा करीब हो गया और राइट वाले से थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गया, है ना. तो वही यहाँ लिखा है कि हाउएवर इफ यू मूव टू द साइड सो दैट द पाथ्स फ्रॉम द स्पीकर्स टू यू डिफर बाय अ हाफ वेवलेंथ, है ना. दोनों रस्तों में एग्जैक्टली कितने का फर्क हो जाए, λ/2 का फर्क हो जाए. तो मजेदार चीज क्या होगी, the rare fractions from one speaker will be filled in by the compressions from the other speaker. तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. ठीक है, तो वही देखिए बच्चों, यहां लिखा है कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, और पहला डायग्राम जो है ए डायग्राम, उसमें क्या दिखाया गया है कि वेव्स अराइव इन फेज एंड इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली व्हेन द पाथ लेंथ्स फ्रॉम द स्पीकर्स आर द सेम, है ना, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है. ठीक है, और दूसरे वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, वेव्स अराइव आउट ऑफ फेज एंड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली. और ऐसा कब होगा, जब पाथ लेंथ जो है वो डिफर करे बाय हाफ अ वेवलेंथ, है ना, या फिर हाफ के बजाय 3/2 टाइम्स हो, 5/2 टाइम्स हो. तो इन सब केसेस में भी ऐसा ही होगा. ठीक है, तो यहां पर देखिए उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, इट इज जस्ट एज इफ द क्रेस्ट ऑफ वन वाटर वेव एग्जैक्टली फिल्ड इन द ट्रफ ऑफ अनदर वाटर वेव. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसे केस में क्या होगा, इफ द रीजन इज डिवॉइड ऑफ एनी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस लिटिल और नो साउंड विल बी हर्ड. ठीक है, अब देखिए बच्चों प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली जो है हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस क्यों नहीं करते हैं कि साउंड प्लस साउंड जो है वो बिल्कुल साइलेंस बन जाए. उसका रीजन ये है बच्चों कि इफ द स्पीकर्स एमिट अ होल रेंज ऑफ साउंड्स विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो क्या होगा,
only some waves destructively interfere for a given difference in path length. ठीक है, तो इस वजह से interference of this type is usually not a problem because there is usually enough reflection of sound to fill in cancelled spots. क्लियर ही बात, कुछ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन वो पूरे के पूरे साउंड को गायब नहीं कर पा रहा है क्योंकि और भी अलग अलग वेव्स हैं. Nevertheless, dead spots are sometimes evident in poorly designed theaters or music halls where sound waves reflect off walls and interfere with non-reflected waves to produce zones of low amplitude. है ना, ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर डेड स्पॉट्स होते हैं जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो. ठीक है, when you move your head a few centimeters in either direction you may hear a noticeable difference. ठीक है, एक और बच्चों को हम लोग मजेदार एग्जांपल देखने वाले हैं. साउंड इंटरफेरेंस इज ड्रामेटिकली इलस्ट्रेटेड व्हेन मोनोरल साउंड इज प्लेड बाय स्टीरियो स्पीकर्स दैट आर आउट ऑफ फेज. ठीक है, स्पीकर्स आर आउट ऑफ फेज व्हेन द इनपुट वायर्स टू वन स्पीकर आर इंटरचेंज्ड. ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर इनपुट को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो जो दो आवाजें निकलेंगी स्पीकर से, है ना, दोनों स्पीकर से जो आवाजें निकल रही है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, आउट ऑफ फेज हो जाएंगी. फॉर अ मोनोरल सिग्नल दिस मीन्स दैट व्हेन वन स्पीकर इज सेंडिंग अ कंप्रेशन ऑफ साउंड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरा जो है वो क्या भेज रहा है, इस समय रेयरफैक्शन भेज रहा है. द साउंड प्रोड्यूस्ड इज नॉट एज फुल एंड नॉट एज लाउड as from speakers properly connected in phase because the longer waves are being cancelled by interference. है ना, यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. ठीक है, shorter waves are cancelled as the speakers are brought close together and when the pair of speakers are brought face to face against each other very little sound is heard. है ना, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एक तो कोई पाथ डिफरेंस रहा नहीं, तो जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कितने का है, वो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो आउट ऑफ फेज है, तो इस वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो ही रहा है. ठीक है, ओनली द साउंड वेव्स हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज सर्वाइव कैंसिलेशन. यू मस्ट ट्राई दिस टू एप्रिशिएट इट. बच्चों, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि लॉन्गर वेव्स तो बड़े आराम से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं लेकिन शॉर्टर वेव जो उतने आसानी से कैंसिल आउट क्यों नहीं हो पा रहे हैं. तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये इंसान जो है वो प्रैक्टिकली ये काम कर रहा है ना, ये बहुत नाप तौल करके नहीं कर रहा है. ठीक है, तो लॉन्गर वेव्स के लिए तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो पाथ का डिफरेंस है वो जीरो करवा दिया जा सकता है बड़े आराम से, लेकिन जो शॉर्टर वेव है उनके लिए बहुत माइन्यूट पाथ का फर्क भी जो है मैटर करता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि अगर आपने स्पीकर्स को बिल्कुल ही पास ले आए, है ना, तब जाकर के जो है शॉर्टर वेव्स का भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाया जा सकता है, क्योंकि उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब बिल्कुल ही पास ले आएंगे तो पाथ डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो का हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, है ना, कहीं कहीं पर दिक्कत आ सकती है डेड स्पॉट्स वगैरह की वजह से, लेकिन कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, खास तौर पे एंटी नॉइज टेक्नोलॉजी में. Such noisy devices as jackhammers are being equipped with microphones that send the sound of the device to electronic microchips, जिनका काम ये होता है कि वो मिरर इमेज वेव पैटर्न ऑफ द साउंड सिग्नल क्रिएट करते हैं. ठीक है, फॉर द jackhammer the mirror image sound signal is fed to earphones worn by the operator. इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये होता है कि साउंड कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस फ्रॉम द हैमर आर cancelled by mirror image rarefactions or compressions in the earphones. ठीक है, तो यही होते हैं noise cancelling earphones. ठीक है, the combinations of signals cancels the jackhammer noise. है ना, jackhammer एक बंदूक होती है जो बहुत ही आवाज करती है. ठीक है, noise cancelling earphones are already common for pilots. The cabins of some airplanes are now quieted with anti-noise technology. तो वही देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये एग्जाम्पल दे रखा है, कैन फोर्ड टाउस ग्लाइडर्स इन क्वाइट कंफर्ट व्हेन ही वियर्स हिज नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स. है ना, नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स पहन करके इनको, है ना, बड़ी आराम फील हो रही है ना, कंफर्ट फील हो रहा है. और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज यहाँ पर वेव्स क्रिएट होकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है. ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग इंटरफेरेंस से मैथमेटिकली डील करते हैं. यहां पर आप देख पा रहे हैं दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं S1 एंड S2.
placed side by side which vibrate with equal frequency and equal amplitude. ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है और दोनों के एम्पलीट्यूड भी सेम है. द पॉइंट P is situated at a distance x from S1 और S2 से लेकिन उसकी दूरी कितनी है, x प्लस डेल्टा x है. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर क्या हो सकता है, द फोर्क्स मे बी सेट इनटू वाइब्रेशन विद अ फेज डिफरेंस डेल्टा नॉट. ठीक है, इन केस ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स द फेज डिफरेंस डेल्टा नॉट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इन टाइम. वक्त के साथ जो इनिशियल फेज डिफरेंस है डेल्टा नॉट है ना, वही बरकरार रहता है. ठीक है, द टू सोर्सेज whose phase difference remains constant in time are called coherent sources. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. कोहेरेंट सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं, ऐसे दो सोर्सेज को हम लोग कोहेरेंट कहते हैं जिनका फेज डिफरेंस समय के साथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे. ठीक है, इफ देयर वर टू ड्रम बीटर्स बीटिंग द ड्रम्स इंडिपेंडेंटली, तो वैसे केस में हम लोग इसे कोहेरेंट नहीं कहते और इसे क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट. ठीक है, अब देखिए बच्चों मान लेते हैं कि ये जो दो फोर्क है वो वाइब्रेट कर रहे हैं फेज में, मतलब कि इनिशियल फेज डिफरेंस उनका कितना था, 0 था. अब P01 और P02 क्या है, लेट P01 एंड P02 बी दी एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली. क्लियर है बात. लेट अस एग्जामिन द रिजल्टेंट चेंज इन प्रेशर एट अ पॉइंट P. हम लोग P पॉइंट पर जो है रिजल्टेंट चेंज इन प्रेशर निकालना चाह रहे हैं. द प्रेशर चेंज एट P ड्यू टू द टू वेव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय, है ना, सिर्फ एक की वजह से अगर आप देखें तो P1 कितना हो जाएगा, P01 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लेटर से लिख दे रहे हैं. तो दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा P02 साइन ऑफ, अब यहाँ पर x के बदले क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस डेल्टा x लिखना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर ये क्या बन गया, P2 बराबर P02 साइन के एक्स प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा टी. क्लियर है बात. इसी को थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पर डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा जो है वो k डेल्टा x को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो डेल्टा या फिर k डेल्टा x है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, इट इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स जो कि P पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, है ना. और k को हम लोग 2 पाई बाय लैम्डा भी बोल सकते हैं. तो फेज डिफरेंस हम लोग यहां पर देखें कि पाथ डिफरेंस डेल्टा x की वजह से कितने का क्रिएट हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x. शुरुआत में जो वाइब्रेशन थी उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था, लेकिन चूंकि एक ने ज्यादा ट्रैवल कर लिया इस वजह से दोनों के बीच में फेज का फर्क आ गया. ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से P1 और P2 को ऐड किया जा सकता है. P1 और P2 को ऐड करने पर हमारा रिजल्ट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, P इक्वल टू P नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एफ साइलन. क्लियर है बात. और यहाँ पर P नॉट हम लोगों ने पिछले ही सेगमेंट में निकालना सीखा था और साथ ही साथ एफ साइलन भी हम लोगों ने निकालना सीखा था, है ना. और जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है किससे, वेक्टर से, है ना. तो हम लोग वेक्टर मानते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो वो एक बड़ा ही आसान तरीका देता है P नॉट और एफ साइलन निकालने का. ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज यहाँ पर देख सकते हैं, वो ये है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है मतलब कि P नॉट, वो मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा जो है वो कितना हो जाए, 2n पाई हो जाए, है ना. और उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. क्लियर है बात. और साथ ही साथ ये मिनिमम कब होगा, जब डेल्टा जो है वो 2n प्लस 1 पाई हो जाए, जैसे कि पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए, है ना, उन केसेस में. ठीक है, तो उन केसेस में हम लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम लोग इक्वेशन को पाथ डिफरेंस के तौर पे भी लिख सकते हैं ना. पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि इनके रास्तों में कितना फर्क है ना. तो हम लोगों ने देखा कि डेल्टा जो है वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स आ रहा था. क्लियर है ये बात. तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, लेकिन अगर डेल्टा एक्स जो है वो n प्लस हाफ टाइम्स लैम्डा जैसा हो तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना. उन केसेस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो, है ना, वो ऐड अप होंगे तो वहां पर डिस्ट्रक्शन आ जाता है. ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो दोनों एम्पलीट्यूड्स स्ट्रेट अवे ऐड हो जाएंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो दोनों जो है क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और उनका जो मॉड है वही हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा. ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक स्पेशल केस हम लोग देखने वाले हैं जिसमें दोनों एम्पलीट्यूड्स अगर बराबर हों आपस में, ठीक है,
और पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली लैम्डा बाई 2 का रहे तो क्या होगा? द रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस इज 0 एंड नो साउंड इज डिटेक्टेड, मतलब दो साउंड मिल करके साइलेंस प्रोड्यूस कर देंगे एट सच अ पॉइंट पी। ठीक है, वहीं अगर डेल्टा एक्स लैम्डा जैसा हुआ तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। ठीक है, और इंटेंसिटी उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि 4 टाइम्स इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये वेव की प्रॉपर्टी होती है ना कि इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, और इस वजह से एट द पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द रिजल्टेड इंटेंसिटी of sound is 4 times the intensity due to an individual source। ठीक है, मतलब एक की इंटेंसिटी अगर आई नॉट, दूसरे की वजह से इंटेंसिटी आई नॉट, तो नेट इंटेंसिटी सोचिए कितनी हो जाएगी? 4 आई नॉट हो जाएगी। तो ये वेव में देखिए एक मजेदार सी चीज होती है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव मोशन। टू सोर्सेज कैन कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर और दे कैन रीइंफोर्स द इफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जिस फेज डिफरेंस की बात की वो पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा था, लेकिन क्या होता अगर इनिशियल फेज डिफरेंस डेल्टा नॉट का ऑलरेडी होता उन दोनों सोर्सेज के बीच में? तो उस केस में आप देखिए कि एक का एक्सप्रेशन P01 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी मान लीजिए हमने लिखा, तो दूसरे का कैसे लिखते हैं? P02 साइन ऑफ के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा नॉट एक एक्स्ट्रा आ जाता। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो नेट फेज डिफरेंस इन दोनों वेव में आ चुका है वो कितने का आ चुका है? डेल्टा नॉट प्लस के डेल्टा एक्स का ना, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। क्लियर है बात? तो ये जो है नेट फेज डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन द वेव्स। ठीक है, अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, वो ये है कि अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज की बात करें जिसमें क्या होता है डेल्टा नॉट इज नॉट कांस्टेंट और साथ ही साथ वो रैपिडली एंड रैंडमली वेरी करता है विथ टाइम। ठीक है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है यहाँ पर। तो उस केस में क्या हम लोग कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट पी समटाइम्स कंस्ट्रक्टिव एंड समटाइम्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, है ना? अब तो बिल्कुल रैंडम है सब कुछ। इफ द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच सोर्स इज आई, है ना, हर एक की वजह से मान लीजिए आई इंटेंसिटी हो रही है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी रैपिडली एंड रैंडमली चेंजेस बिटवीन 0 एंड 4i, सो दैट द एवरेज ऑब्जर्वेबल इंटेंसिटी कितनी कह सकते हैं? 2i कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, नो इंटरफेरेंस इफेक्ट इज देयरफॉर ऑब्जर्व्ड। तो अगर हमें ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस इफेक्ट चाहिए तो सोर्सेस को क्या होना पड़ेगा? कोहेरेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली बच्चों हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस जो पाथ डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है वो कितना हो जाएगा? ओमेगा बाई बी डेल्टा एक्स, या फिर जिसे हम लोगों ने किस फॉर्मेट में देखा था? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना। ये कब आता है? इफ अ वेव ट्रेवल्स एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस डेल्टा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर वेव। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने ये भी देखा था कि ये जो फेज डिफरेंस है ना, ये किसकी वजह से आया? डिफरेंट पाथ लेंथ्स की वजह से आया है। ठीक है, एनी इनिशियल डिफरेंस ऑफ फेज दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन द सोर्सेज मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट टू गेट द एक्चुअल फेज डिफरेंस, है ना। अगर हमारे को नेट फेज डिफरेंस चाहिए तो हमारे को क्या करना होगा? दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, two small loudspeakers A and B are driven by the same amplifier and emit pure sinusoidal waves in phase. If the speed of sound is 350 meters per second, then for what frequencies does constructive interference occur at point P? For what frequencies does destructive interference occur at point P? तो चलिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर सेम सोर्स से 2 स्पीकर लगे हुए हैं और दोनों स्पीकर से, है ना, अगर सेम तरीके से वेव्स निकल रही है ना, मतलब इन फेज, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब हो सकता है जब पाथ डिफरेंस कैसा हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का हो, है ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो सकता है? जब पाथ डिफरेंस किस तरीके का हो? लैम्डा बाई 2 का हो, 3 लैम्डा बाई 2 का हो, एंड सो ऑन, है ना। मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा, या फिर माइक्रोफोन विल डिटेक्ट द लाउड साउंड, ऐसा कब होगा? जब सेम फेज में वेव्स जो है ना, जब निकल रही है तो वो सेम फेज में मिल भी रही है पी पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा, या फिर माइक्रोफोन जो है वो इट विल डिटेक्ट लिटिल और नो साउंड, ऐसा कब होगा? जब सेम फेज से निकलने वाले, है ना, जो साउंड वेव्स हैं वो पी पॉइंट पर अगर आउट ऑफ फेज होकर के पहुंचे बिकॉज ऑफ द
पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो इस सवाल में भी हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि दो दो स्पीकर्स हैं और दोनों स्पीकर से पी की दूरी जो है वो अलग अलग आ रही है, जिस वजह से पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। इनिशियली तो कोई फेज डिफरेंस नहीं था, लेकिन पाथ में डिफरेंस होने की वजह से फेज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों P और A के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर PA जो है वो हाइपोटेनस है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से P से B के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक लेंथ जो है वो कितनी हो गई, √20 हो गई, और एक लेंथ जो हो गई वो हो गई √17। तो दोनों पाथ में फर्क कितने का आएगा, √20 माइनस √17, जो कि लगभग कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.35 मीटर्स के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हमारे को ये फॉर्मूला पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। क्लियर ये बात, v हमारे को कितना दे रखा है, 350 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि ये हमारे पास डेल्टा एक्स है ना, पाथ डिफरेंस आया है। अब हमें ये पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हमारे को चाहिए तो हमारे को जो डेल्टा एक्स है वो कैसा होना चाहिए, एन लैम्डा जैसा होना चाहिए। क्लियर है ये बात, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 350 मीटर्स पर सेकेंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और लैम्डा कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एन के बराबर। ठीक है, तो बच्चों यहां से फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जा रही है, देखते हैं, 350 इंटू एन डिवाइडेड बाय, अब यहां पर डेल्टा एक्स हमारा आया था 0.35। क्लियर है ये बात, तो यहां से देखिए हम लोग फाइंड आउट क्या कर सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, 1000 एन के बराबर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर 1000 एन जैसी हो, क्लियर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा एट पॉइंट P। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पहले पार्ट का जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वो हो जाएंगी 1000 हर्ट्ज, ठीक है, 2000 हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज, है ना, एंड सो ऑन। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से बच्चों इस बार हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें चाहिए तो पाथ डिफरेंस इस बार कैसा आना चाहिए, n प्लस हाफ लैम्डा जैसा आना चाहिए। क्लियर है ये बात, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे, हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि v बराबर एफ लैम्डा होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगी, v अपॉन लैम्डा, और v कितना है 350 मीटर्स पर सेकेंड, और इसे डिवाइड कर देंगे लैम्डा से। लैम्डा कितना है, तो डेल्टा एक्स अपॉन n प्लस हाफ, है ना, इस तरीके का आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स हमारा कितना है, 0.35। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोगों को कौन सी फ्रीक्वेंसीज मिल रही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस हाफ जैसी। ठीक है, तो देखिए बच्चों बी पार्ट का जवाब हम लोग फाइनली किस तरीके से दे सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि फॉर फ्रीक्वेंसीज सच दैट, जैसे n की वैल्यू को 0 रख देंगे तो ये 500 हर्ट्ज हो जाएगा, फिर n की वैल्यू को 1 रख देंगे तो ये 3/2 इंटू 1000 मतलब कि 1500 हर्ट्ज हो जाएगा, है ना, फिर n की वैल्यू को आप 2 रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2500 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 which emit sound of wavelength lambda in phase. The separation between the sources is 3 lambda. A circular wire of large radius is placed in such a way that S1 S2 lies in its plane and the middle point of S1 S2 is at the center of the wire. Find the angular positions theta on the wire for which constructive interference takes place. तो देखिए बच्चों इस सवाल में हमारे को क्या दे रखा है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 और S2, और वो लैम्डा वेवलेंथ की जो साउंड वेव है उसे एमिट कर रहे हैं और साथ ही साथ फेज में है वो, है ना, मतलब इनिशियली उन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अब इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कितना दिया हुआ है, 3 लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस बहुत ही ज्यादा है, मतलब S1 और S2 S2 जो दूरी है 3 लैम्डा, उसके कंपैरिजन में हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, और S1 और S2 के बीच का जो पॉइंट है वही सेंटर ऑफ द वायर भी है ना, मतलब सर्कल जो बन रहा है उसका सेंटर हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि किन एंगुलर पोजीशंस थीटा पर
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों एक असम्पशन जो हम लोग लेकर के चलेंगे वो है ये है कि S1 S2 इज मच मच लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हम लोग सोचना ये चाह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर हम लोग क्या चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। मतलब कि हम लोग ये चाहते हैं कि S1P माइनस S2P का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, वो n लैम्डा जैसा है। ठीक है, n यहाँ पर क्या हो सकता है, n यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब लेकिन बच्चों हम लोग एक मजेदार चीज यहाँ पर चेक करेंगे, वो ये है कि जैसे कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स, जैसे कि मान लीजिए कि P पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हो। ठीक है, P पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि S1P और S2P में है ना कितने का फर्क आ रहा है। तो जो फर्क है वो एग्जैक्टली S1 S2 के बराबर आ गया। क्लियर है? और S1 S2 के बीच की दूरी जो दे रखी है वो हमारे को 3 लैम्डा दे रखी है। तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स है ना, मॉड ऑफ डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, वो कितना हो जा रहा है 3 लैम्डा। इसी तरीके से इस पॉइंट पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 लैम्डा के बराबर। क्लियर है ये बात? इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ना, ऊपर नीचे वाला बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट जो है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि S1 से इस P पॉइंट की दूरी या फिर S2 से इस P पॉइंट की दूरी बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से ये P पॉइंट अगर नीचे हुआ तो भी यही चीज हम लोग कह सकते हैं कि S1P विल बी इक्वल टू S2P। क्लियर है ये बात? तो इन जगहों पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है ना, वो कितना आ जा रहा है एग्जैक्टली, डेल्टा एक्स जो है वो एग्जैक्टली 0 के बराबर आ जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन वाला केस जो हम लोगों ने जनरलाइज करा था, तो उसको अब थोड़ा और है ना, उसको थोड़ा और जो है हम लोग चेक करते हैं ना। तो जैसे n इक्वल टू 0 वाला केस तो कौन सा हो गया, ये ऊपर और नीचे वाला हो गया जहां पर पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली 0 का आ रहा है। उसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि दो और एक्सट्रीम है जहां पर पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली 3 लैम्डा का आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब 3 तक ये कहानी जाकर के रुक जाएगी, 0 से 3 तक। इसका मतलब आगे और कोई भी है ना n की वैल्यू परमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, एक तो पॉइंट कौन सा मैं कह रहा हूं, एक तो पॉइंट ये कह रहा हूं और एक पॉइंट ये वाला कह रहा हूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दो और ऐसे पॉइंट आने चाहिए जहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो कितने का हो जाए, 1 लैम्डा और 2 लैम्डा का आ जाए। क्लियर है ये बात? ये हम लोग सिमेट्री से कह सकते हैं कि अगर सबसे ऊपर चले गए वहां पर पाथ डिफरेंस 0, सबसे राइट में चले गए तो पाथ डिफरेंस बढ़ करके कितना हो गया, 3 लैम्डा। इसका मतलब दो और ऐसे पोजीशंस आए होंगे जहां पर पाथ डिफरेंस कैसा आ रहा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, मतलब कि 1 लैम्डा और 2 लैम्डा जैसा आ रहा होगा। क्लियर है ये बात? अब चलिए बच्चों, हम लोग एक ऐसा काम करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन 12th क्लास में भी आपको ये सवाल जो है ये रियलाइज होगा कि ये सीखना कितना हेल्पफुल था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, S1 और P को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, S2 और P को भी हमने कनेक्ट कर दिया। हम लोग क्योंकि वो एंगल्स जानना चाह रहे हैं जहां पर पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा हो, जहां पर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा और 2 लैम्डा जैसा आ रहा हो। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लोगों ने S1P और S2P इस तरीके से दो लाइंस बनाई और साथ ही साथ इन दोनों का जो सेंट्रल पॉइंट है उसे मैंने O कॉल कर दिया। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एंगल PO और इसको मैं B कह दे रहा हूँ, एंगल POB जो हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा है, और S1 S2 ये जो डिस्टेंस है 3 लैम्डा, ये बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू रेडियस। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये जो एंगल होगा ये कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, है ना, क्योंकि S1 S2 दिखने में इस डायग्राम में तो दूर दूर लग रहे हैं पर ये है बहुत ही पास, बहुत ही पास, और ये जो रेडियस है बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोग प्रॉपरली डायग्राम बनाएं तो S1 S2 के बीच की दूरी जो है वो क्या है, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द रेडियस, जिस वजह से P पॉइंट से अगर हम लोग S1 को कनेक्ट करें और S2 को कनेक्ट करें तो इनके बीच का एंगल जो है वो बहुत ही छोटा आएगा। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल भी ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और इसको मैं कह देता हूं A। ठीक है, तो S2A जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है ऑन PS1। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि चूंकि ये जो एंगल फाई है ये बहुत ही छोटा है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग लगाएं तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि PA इज ऑलमोस्ट इक्वल टू PS
2। क्लियर है ये बात? तो अगर ऐसा है बच्चों कि PA जो है वो ऑलमोस्ट PS2 के बराबर है, तो बेसिकली S1P और S2P में कितने का फर्क आ गया? तो इतने लेंथ का फर्क आ गया। क्लियर है? तो जो डेल्टा एक्स है बेसिकली हम लोग उसे कितना कह पा रहे हैं? डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, उसको हम लोग कह पा रहे हैं एज S1A। क्लियर है ये बात? S1A। और अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें S1 S2A को, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है? S1 और S2 के बीच की दूरी हमारे को 3 लैम्डा गिवन है, तो जो S1A है वो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा का cos थीटा कॉम्पोनेंट। सो आई शुड राइट इट एज 3 लैम्डा cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 3 लैम्डा cos थीटा आ गया। क्लियर है ये बात? तो अब हम लोग चाहते हैं कि 3 लैम्डा cos थीटा जो है ना, वो कितना आ जाए? वो आ जाए एक केस में 1 लैम्डा के बराबर और एक केस में 2 लैम्डा के बराबर। तभी तो हमारे को वो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो एक बार लिख देते हैं 3 लैम्डा cos थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा, है ना, ये पहला केस हो गया। और इसी तरीके से हम लोग क्या कह देंगे? 3 लैम्डा cos थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा, ये सेकंड केस हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास cos थीटा 1 कितना आ जा रहा है? वो आ जा रहा है 1/3, और इसी तरीके से cos थीटा 2 कितना आ जा रहा है? तो वो आ जा रहा है 2/3। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग इस सर्कल को, है ना, अगर हम लोग इस सर्कल को बड़े केयरफुली एग्जामिन करें तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली कितने का आ रहा है? 0 का आ रहा है। फिर ये जो B पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली कितने का आ रहा है? 3 लैम्डा का आ रहा है। तो बीच में और 2 पॉइंट होने ही चाहिए थे जहां पर पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा हो? 1 लैम्डा और 2 लैम्डा का। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारा फाइनल आंसर किस तरीके का आ जाएगा? पहला केस हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री, है ना, थीटा बराबर 0 डिग्री पर हम लोग समझ पा रहे हैं पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा का होने की वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है। उसी तरीके से एक हो गया कौन सा? ये हो गया थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। इस केस में क्या हो जा रहा है? पाथ डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली कितने का आ रहा है? 0 का आ रहा है, इस वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है। अब 2 और पॉइंट है ना, 2 और पॉइंट है यहाँ पर। एक पॉइंट ऐसा दिखा देता हूं मैं और एक पॉइंट ऐसा दिखा देता हूं। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब एंगल, है ना, जब एंगल छोटा होता है तब cos थीटा बड़ा होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब कि ये वाला कौन सा है? ये वाला है थीटा 2, है ना, सच दैट कि cos थीटा 2 इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितने के बराबर आ जाएगा? 48.2 डिग्री के अराउंड आ जाता है। और यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पर पाथ डिफरेंस जो है वो 2 लैम्डा का आ रहा है। और इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली थीटा 1 हो गया। क्लियर है? और यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि थीटा 1 की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 70.5 डिग्री, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली कितने का आ रहा है? 1 लैम्डा का आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर पूरे के पूरे सर्कल में पूछा जाए, है ना, कि कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो पहले तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4, ये 4 तो होंगे ही, और उसके अलावा हर ऐसे 2 पॉइंट के बीच में 2 और मिलेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये तो 2 हमने फाइंड आउट कर ही लिया था। तो ऑल टुगेदर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज अ ट्यूब स्ट्रक्चर इन विच अ साउंड सिग्नल इज सेंट from one end and is received at the other end. The semicircular part has a radius of 20 centimeter. The frequency of sound source can be varied electronically between 1000 and 4000 Hz. Find the frequencies at which maxima of intensity are detected. The speed of sound in air is 340 meters per second. तो यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक ट्यूब स्ट्रक्चर है जिसमें साउंड सिग्नल को भेजा जा रहा है एक एंड से और वो रिसीव हो रहा है दूसरे एंड पे। लेकिन यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर पार्ट भी है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो लगातार वेरी की जा सकती है ना, 1000 से लेकर के 4000 हर्ट्ज तक के बीच में उसे वेरी कराया जा सकता है।
अब हमसे पूछा गया है कि किस फ्रीक्वेंसी पे हमारे को इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है ये बात? तो बच्चों हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि आखिर दो रस्तों के थ्रू साउंड वेव जा रही है। एक तो बिल्कुल सीधा निकल जा रही है और एक जा करके फिर यहाँ पर घूम रही है और फिर आगे जा रही है। क्लियर है? तो इन दोनों रस्तों में कितने का फर्क है, जिसे हम लोग पाथ डिफरेंस कहेंगे, है ना? तो पाथ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, अब देखिए सेमी सर्कुलर जो रास्ता है वो कितना हो गया, वो हो गया पाई इंटू आर। लेकिन जो दूसरी साउंड वेव जो सीधी निकल जा रही है वो कितना ट्रैवल कर रही है इस दौरान, वो ट्रैवल कर रही है 2r। क्लियर है बात? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है, 2r है। क्लियर है बात? तो फर्क तो बस इसी पोर्शन में आया ना, बाकी जो जगहें हैं वो तो बिल्कुल कॉमन है दोनों के लिए। तो इसका मतलब जो डेल्टा एक्स आएगा वो कितने का आएगा, पाई आर माइनस 2r के बराबर का। क्लियर है बात? तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये पाथ लेंथ में जो फर्क है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, r मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों r हमारे को दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें डेटा पुट करेंगे तो हमारे को जो डेल्टा एक्स मिलेगा वो मिलेगा 0.228 मीटर के बराबर। क्लियर है बात? तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब ये पाथ लेंथ में जो फर्क है ना, पाथ लेंथ में जो डिफरेंस है वो अगर कितने के बराबर आ जाए, अगर ये बराबर आ जाए n लैम्डा के। क्लियर है बात? तो हम लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्लियर है ये बात? तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तभी तो इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिलेगा हमारे को, है ना? तो देखिए यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.228 मीटर इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। अब आपको याद होगा यहां पर कि v बराबर f लैम्डा होता है, तो हम लोग लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं v बाय f। अब v हमारे को दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर डिनोमिनेटर में f आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जा रही है, फ्रीक्वेंसी आ जा रही है 340 अपॉन 0.228 मल्टीप्लाइड बाय n के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो हमारे को फ्रीक्वेंसी क्या मिल जा रही है, फ्रीक्वेंसी जो है वो मिल जा रही है लगभग 1490 इंटू n के बराबर, है ना? ऑलमोस्ट इतना आ जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे को कहां से कहां तक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, 1000 से लेकर के 4000 तक, है ना? 1000 से लेकर के 4000 हर्ट्ज तक अवेलेबल है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर n की वैल्यू को 1 रख दें, n की वैल्यू को 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, 1490 हर्ट्ज आ जाएगा, है ना, जो कि परमिसिबल है। फिर n की वैल्यू को 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये आ जाएगा 2980 हर्ट्ज के बराबर, ये भी अलाउेबल है। लेकिन n की वैल्यू 3 रख देंगे तो वो 4000 के बियॉन्ड चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, है ना, इसी के करस्पॉन्डिंग जो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आ रही है इस पर हमारे को क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखिए बच्चों हम लोग ये जरूर जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एको कहते हैं, है ना? हम लोग कहते हैं कि आवाज गूंज रही है, मतलब वो अलग अलग जगहों से बार बार रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है ना? द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव इज लार्ज। ऐसा कब होता है, इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ। ठीक है, एंड लेस ऐसा कब होता है, जब सरफेस कैसी हो, सॉफ्ट एंड इरेग्युलर हो। क्लियर है ये बात? साउंड एनर्जी नॉट कैरीड बाय द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव इज कैरीड बाय द ट्रांसमिटेड या फिर एब्जॉर्ब्ड वेव। ठीक है, जैसा हम लोगों ने वेव ऑन अ स्ट्रिंग में भी देखा था। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस द सेम वे दैट लाइट डज। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके बराबर रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडिंग वेव्स कैन बी सेट अप ऑन अ stretched string that is fixed at both ends, है ना? They arise because waves traveling along the string are reflected back onto the string at each end. ठीक है, if the wavelength of the waves is suitably matched to the length of the string, तो उस केस में क्या होता है, the superposition of waves traveling in opposite directions produces a standing wave pattern. ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये oscillation मोड में आ गया है। The wavelength required for the waves for such a match is one that corresponds to a
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, उस स्ट्रिंग की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप स्टैंडिंग वेव्स इज दैट द स्ट्रिंग देन ऑसिलेट्स विथ अ large sustained amplitude pushing back and forth against the surrounding air and thus generating a noticeable sound wave with the same frequency as the oscillations of the string. और बच्चों इसकी मदद से क्या क्रिएट होता है, इसकी मदद से साउंड क्रिएट होता है, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक गिटारिस्ट के लिए, ठीक है। अब बच्चों हम लोग मजेदार चीज ये देखने वाले हैं कि जिस तरीके से स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्रिएट किया गया, उसी तरीके से वी कैन सेट अप स्टैंडिंग वेव्स ऑफ साउंड इन एन एयर फिल्ड पाइप इन अ सिमिलर वे। क्लियर है ये बात? एज साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द एयर इन द पाइप, they are reflected at each end and travel back through the pipe. अब मजेदार चीज ये है यहां पर कि the reflection occurs even if an end is open, but the reflection is not as complete as when the end is closed. ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अगर क्लोज्ड एंड है चाहे ओपन एंड है, दोनों ही केस में रिफ्लेक्शन तो होगा। If the wavelength of the sound waves is suitably matched to the length of the pipe, the superposition of waves traveling in opposite directions through the pipe sets up a standing wave pattern. ठीक है? The wavelength required of the sound waves for such a match is one that corresponds to a resonant frequency of the pipe. इस बार पाइप की जो resonant frequency होगी उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। The advantage of such a standing wave is that the air in the pipe oscillates with a large sustained amplitude, emitting at any open end a sound wave that has the same frequency as the oscillations in the pipe. ठीक है, तो जिस तरीके से हमने गिटार का केस देखा तो उसी तरह यहां पर हम लोग फॉर एग्जाम्पल फ्लूट का केस देखने वाले हैं, ठीक है। द एमिशन ऑफ साउंड इज ऑफ ऑब्वियस इंपॉर्टेंस टू से एन ऑर्गेनिस्ट, है ना, जो ऑर्गन प्लेयर है उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ट्यूब की जिसका एक एंड क्या है, ओपन है, और एक एंड कैसा है, क्लोज्ड है, ठीक है। और हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन एट द क्लोज्ड एंड, ठीक है। लेट अस फर्स्ट कंसिडर अ ट्यूब दैट इज क्लोज्ड एट द एंड. As the wave travels down the tube and reaches the end, it can compress the layers of air at the closed end. क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि वहां पर फिक्स्ड बैरियर है। क्लियर है ये बात? तो एट द एंड हम लोग समझ सकते हैं कि द प्रेशर कैन देयरफॉर वेरी विथ इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्लियर है ये बात? एंड द क्लोज्ड एंड इज अ प्रेशर एंटीनोड, क्योंकि वहां पर प्रेशर का वेरिएशन कैसा हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, इसलिए वो एंड कैसा बिहेव करेगा, एज प्रेशर एंटीनोड, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहां पर क्या देख सकते हैं कि अ प्रेशर वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ क्लोज्ड एंड इन अ मैनर सिमिलर टू द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट वेव एट द फ्री एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, जो कि आप यहां डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहां पर हमने क्या देखा था कि एक माउंटेन अगर जा रहा है तो वो माउंटेन की तरह ही रिफ्लेक्ट बैक करता है, मतलब वहां पर सडन फेज चेंज ऑफ पाई का नहीं आता था, है ना। तो वही यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं उससे कंपेयर करके कि इफ अ कंप्रेशन फॉर एग्जांपल इज इंस्टेंट ऑन द क्लोज्ड एंड, तो क्या होगा, इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द ट्यूब एज अ कंप्रेशन। क्लियर है ये बात? क्योंकि जो फिक्स्ड एंड है वहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, देयर कंप्रेशन ऑफ द लेयर्स ऑफ एयर, है ना, कैन हैपन, ठीक है। इन एनालॉजी विथ आवर डिस्कशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स, we say that a longitudinal pressure wave is reflected from a closed end with no change of phase. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव जो है क्लोज्ड एंड से किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है सच दैट देयर इज नो चेंज ऑफ फेज, ठीक है। द सेम इफेक्ट अकर्स इन द केस ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्प्रिंग सच एज अ स्लिंकी टॉय and reflecting from a fixed end. Clear है ये बात? A compression is reflected as a compression. Clear है ये बात? अब चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं कि ऐसे ट्यूब की जिसका दोनों ही एंड ओपन हो, है ना, ये मजेदार केस है। इस केस में देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं कि द एंड ऑफ द ट्यूब इज ओपन
और इस केस में क्या होगा, द प्रेशर एट द एंड ऑफ द ओपन ट्यूब वो क्या होगा, सेम एज द एम्बिएंट प्रेशर पी नॉट इन द सराउंडिंग रूम। ये क्वाइट ऑब्वियस है। वी कैनॉट चेंज द प्रेशर एट द एंड ऑफ द ट्यूब अनलेस वी चेंज द प्रेशर इन द एंटायर रूम, है ना, क्योंकि वो एक्सपोज्ड है टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो बाहर एयर का प्रेशर होगा वही उस एंड का भी प्रेशर होगा। ठीक है, द प्रेशर एट द ओपन एंड देयरफॉर रिमेन्स एट द वैल्यू पी नॉट। क्लियर है ये बात? तो वहां पर आप चाहकर भी प्रेशर को, है ना, चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड द ओपन एंड इज अ प्रेशर नोड। ठीक है, कंपैरिजन विथ फिगर shows that this case is analogous to the transverse displacement wave reflecting from the fixed end of the string, है ना। इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर माउंटेन जाएगी तो वो वैली बन के वापस लौटती है। The attempt by the wave incident on the open end to compress the air at that end causes a rarefaction, है ना, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, है ना, स्ट्रिंग के केस में भी ये क्या करना चाहता था, ये मान लीजिए कि इस दीवार को ऊपर खींचना चाहता था, तो बदले में दीवार जो है इस धागे को नीचे धक्का दे देती थी, जिस वजह से माउंटेन जो है वो वैली बन के लौटता था, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, द अटेम्प्ट बाय द वेव इंसिडेंट ऑन द ओपन एंड टू कंप्रेस द एयर एट दैट एंड कॉजेज अ रेयरफैक्शन विच ट्रेवल्स बैक डाउन द ट्यूब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है ये बात? Thus, a longitudinal pressure wave is reflected from an open end with a phase change of 180 degree. मतलब यहाँ पर एक sudden phase change of pi का होता है। The same effect can again be observed with a coiled spring. A compression is reflected as a rarefaction. ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे ऑफ स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम्स। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों कि दो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी के और सेम एम्पलीट्यूड के, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू अ मीडियम इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो आइए उसको मैथमेटिकली देखते हैं। मान लीजिए कि एक वेव की इक्वेशन है P1 इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी और दूसरे की इक्वेशन P2 इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाई वी। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर लगाएं तो P बराबर क्या लिख देंगे, P1 प्लस P2। तो आप देखिए कि यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स से हम लोग देख सकते हैं कि जो नेट P आएगा, है ना, जो रिजल्टेंट वेव आएगा, वो किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है एज 2p नॉट कॉस के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो देखिए बच्चों, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब क्या हुआ, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसमें एयर कॉलम होता है और एक एंड क्लोज होता है। ठीक है, अब साउंड वेव को भेजा जाएगा अंदर बाय अ सोर्स जो कि वाइब्रेट कर रहा है नियर द ओपन एंड। ठीक है, सोर्स हो सकता है कि मे बी ट्यूनिंग फोर्क हो। ठीक है ना, अब जो ये जो इन गोइंग प्रेशर वेव है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द फिक्स्ड एंड पहले तो, फिर वो पलटेगी और किधर से फिर से दोबारा रिफ्लेक्ट होगी एट द ओपन एंड। ठीक है, अब ये दो बार रिफ्लेक्ट करके अब ये किस तरफ जाने लगी, वापस से फिक्स्ड एंड की तरफ जाने लगी, और अब इसका इंटरफेरेंस होगा किसके साथ, एक नई वेव के साथ जो कि सोर्स अब भेज रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव है उसमें और जो अभी अभी वेव जा रही है उसमें क्या क्या फर्क है। तो एक फर्क तो ये है कि जो ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव है उसने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करा, 2l ट्रैवल करा, जिसकी वजह से, है ना, फेज में कितने का फर्क आ जाएगा, 2 बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है फॉर्मूला, तो वहां से ये 4 पाई एल अपॉन लैम्डा आ गया विद रिस्पेक्ट टू द न्यू वेव सेंट इन बाय द सोर्स। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों एक और चीज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव है इसने सफर करा अ फेज चेंज ऑफ पाई, कहां पर, एट द ओपन एंड। जब ये ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हो रही थी तब इसने पाई का फेज चेंज, सडन फेज चेंज, है ना, सफर करा। तो ओवरऑल हम लोग नेट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कितना कह सकते हैं, वो हो जाएगा 4 पाई एल अपॉन लैम्डा प्लस पाई। क्लियर है ये बात? और हम लोग समझ पा रहे हैं कि इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब ये जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई जैसा हो। तो वहां से देखिए हमारे पास क्या कंडीशन आ जा रही है, वहां से देखिए हमारे पास कंडीशन आ जा रही है 4 पाई एल अपॉन लैम्डा प्लस पाई इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ से जो l है वो आ जा रहा है कितना, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4 जैसा। यहाँ पर n बच्चों शुरू हो सकता है 0 से, है ना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड सो ऑन।
अब इस केस में भी वही बात करेंगे जैसा हम लोगों ने स्ट्रिंग के केस में स्टैंडिंग वेव में करा था, कि इस केस में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ते जाता है ना। और कब तक बढ़ता है? जब तक एक ऐसा टाइम ना आ जाए जब एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू वेरियस डैम्पिंग इफेक्ट्स किसके बराबर ना हो जाए? फ्रेश इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स के बराबर। ठीक है, सच वेव्स एग्जिस्ट इन बोथ द डायरेक्शंस एंड दे इंटरफेयर टू गिव स्टैंडिंग वेव्स ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड्स इन द ट्यूब। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड एंड है वो हमेशा क्या रहेगा? प्रेशर का एंटी नोड रहेगा। और अगर वो प्रेशर का एंटी नोड है तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट का नोड हो जाएगा। और इसी तरीके से जो ओपन एंड है वो हमेशा प्रेशर का नोड रहेगा, और अगर वो प्रेशर का नोड है तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान होनी चाहिए, वो ये है कि प्रेशर का जो नोड है वो एग्जैक्टली ओपन एंड पर ही नहीं बनता है। ठीक है, और इसकी वजह यह है कि एयर आउटसाइड डज एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द एयर इन द ट्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग एंड करेक्शन है ना, यहाँ पर एंड करेक्शन आता है, पर फिलहाल हम लोग उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो अगर हम लोग अपने फॉर्मूले पर वापस आए तो L इक्वल टू 2n+1 λ/4 आ रहा था, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? v अपॉन लैम्डा, और वो आ जाएगा 2n+1 इंटू v/4l के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव को डिनोट करा था, रिप्रेजेंट करा था, उसी तरीके से यहाँ पर ऑर्गन ट्यूब में ना, ये जो ऑर्गन पाइप है उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ओपन एंड है वहाँ पर प्रेशर का क्या बन रहा है? नोड बन रहा है। क्लियर है ये बात? और जो क्लोज्ड एंड है वहाँ पर प्रेशर का एंटी नोड बन रहा है। क्लियर है ना? और यहाँ पर ये देखिए ट्यूनिंग फोर्क है जो कि क्या करवा रहा है? जो कि यहाँ पर जो है स्टैंडिंग वेव क्रिएट करवा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहला केस जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि इस समय जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, F0 कितना कह देंगे? F0 हो जाएगा, देखिए n की वैल्यू को 0 रखने पर ये हो जाएगा v/4l के बराबर। और इसके अलावा जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड डायग्राम है उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हम लोग देख सकते हैं कि F1 जो है ना, F1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? तो n को यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा 3v/4l, है ना। तो ये v/4l का कितना मल्टीपल है? 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला केस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 5v/4l, है ना। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? F2 नाम दे सकते हैं, मतलब ये सेकेंड ओवरटोन हो गया और ये फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। क्लियर है? इसी को बच्चों देखिए रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के टर्म्स में, है ना। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के टर्म्स में बात करें तो जहाँ पर ये जो प्रेशर का नोड बन रहा था वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, है ना। और जहाँ पर प्रेशर का एंटी नोड बन रहा था वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। क्लियर है? तो इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जो L है वो बेसिकली कितने के बराबर हो गया? λ/4 के बराबर हो गया, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो L है वो इस बार कितने के बराबर हो गया? तो इस बार ये आप देख पा रहे हैं कि ये 3λ/4 के बराबर हो गया। पहले केस के लैम्डा को मैं λ0 कह देता हूँ, अगले केस के लैम्डा को मैं λ1 कह देता हूँ। ठीक है, और जो अगला केस है उसमें हम लोग L देख पा रहे हैं कि कितने के बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा, फिर ये λ/4, मतलब ये 5λ2/4 जैसा हो गया। क्लियर है ये बात? तो अलग अलग तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, है ना। तो ओपन ऑर्गन पाइप क्या है? इट इज अगेन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब कंटेनिंग एन एयर कॉलम, लेकिन इस बार ये ओपन एट बोथ एंड्स है। ठीक है, अ सोर्स ऑफ साउंड नियर वन ऑफ द एंड्स, ये क्या करता है? सेंड करता है वेव्स इन दी पाइप। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या होगी? वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होगी बाय द अदर ओपन एंड एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स द सोर्स, है ना। पलट करके ये सोर्स की तरफ फिर से आने लगेगी। अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये, है ना, जब ये कहाँ पहुंच जाएगी? फिर से ओपन एंड पे पहुंचेगी, तो ये फिर से सेकेंड रिफ्लेक्शन सफर करेगी। ठीक है ना। और उसके बाद ये पलटेगी और अब इसका इंटरफेरेंस होगा किसके साथ? एक नई वेव के साथ जो कि सोर्स अभी अभी सेंड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव है वो नए वेव से कितने से अहेड है? अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो 2l पाथ से अहेड है। ठीक है, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितने का आ जा रहा है? फेज डिफरेंस यहाँ पर आ जा रहा है 2π/λ इंटू 2l का मतलब 4πl/λ का। अब यहाँ पर आप देखिए कि दोनों जो,
है ना, दोनों जो यहाँ पर रिफ्लेक्शंस हुए वो किससे हुए, वो हुए हैं बेसिकली ओपन एंड से। क्लियर है ये बात। तो जब ओपन एंड से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो पाई और पाई मतलब 2 पाई का फेस चेंज आया, सडन 2 बार पाई का फेस चेंज आया ना, तो ओवरऑल जो सडन फेस चेंज आया वो कितने का आया, 2 पाई का आया। और 2 पाई का फेस चेंज मतलब क्या हो गया कि नो नेट फेस चेंज। ठीक है, तो इस बार बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो नेट फेज डिफरेंस होगा वो बेसिकली 4 पाई एल अपॉन लैम्डा ही होगा, है ना। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो इसे 2n पाई के बराबर करना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 4 पाई एल अपॉन लैम्डा हैज़ टू बी इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट गया, फिर यहाँ से 2 और ये 2 रह गया। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि L की वैल्यू कितनी आ जा रही है, n लैम्डा अपॉन 2 आ जा रही है ना, वही तो यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, v अपॉन लैम्डा तो होता ही है, और यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो ये nv अपॉन 2l आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 केसेस दिखाए गए हैं, है ना। ये पहला वाला हो जाएगा फंडामेंटल f नॉट। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है nv बाई 2l, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाय 2l के बराबर। फिर ये जो अगला है ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग f1 बोल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, nv बाई 2l में n को 2 रख देंगे तो ये 2v बाय 2l हो जाएगा। और अगला केस जो है उसको हम लोग f2 कह देंगे, मतलब ये सेकेंड ओवरटोन, ये हो जाएगा कितना, 3v बाय 2l। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पहला वाला तो फंडामेंटल है, दूसरा वाला हो गया सेकेंड हार्मोनिक क्योंकि वो 2 टाइम्स फंडामेंटल है, और अगला वाला हो गया 3 टाइम्स v बाई 2l मतलब थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो ये तो प्रेशर के टर्म्स में थी। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देखें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ओपन एंड्स पे क्या बनेगा, ओपन एंड्स पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। क्लियर है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले केस में हम लोग L को कितना कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि L जो है बेसिकली वो कितने के बराबर आ जा रहा है, लैम्डा बाय 2k। क्लियर है ये बात, तो इसको मैं लैम्डा नॉट कह देता हूँ। ठीक है, अब दूसरे केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली एक लैम्डा जितना हो गया है ना, तो L इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा 1। ठीक है, अब अगर बच्चों तीसरे केस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लैम्डा हो गया और बाकी दोनों मिला करके लैम्डा बाई 2 और हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ओवरऑल जो है L इस बार कितने के बराबर आ गया, तो ये बराबर आ गया 3 लैम्डा 2 बाय 2k। तो अब बच्चों v बराबर एफ लैम्डा यूज करके, है ना, v बराबर एफ लैम्डा यूज करके भी हम लोग तीनों केसेस में फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं, जो कि सेम आएगा जैसा ऊपर हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे अभी अभी कि अगर दोनों एंड ओपन होंगे तो क्या होगा, दोनों एंड ओपन होंगे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, दोनों एंड्स पे एंटी नोड बनेगा क्यों, और इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर मैक्सिमम ऑसिलेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, ओपन एंड्स पे होता है। यहाँ पर पार्टिकल देखिए मैक्सिमम ऑसिलेट कर सकते हैं, और जो पहला केस है उसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, और इस केस में लैम्डा कितने के बराबर आ रहा है, 2l के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स फॉर स्ट्रिंग वेव सुपर इम्पोज्ड ऑन पाइप्स टू रिप्रेजेंट स्टैंडिंग साउंड वेव पैटर्न्स इन द पाइप्स, है ना। तो यहाँ पर पहला वाला जो डायग्राम है वो किसके लिए है, जब बोथ एंड ओपन हो। ठीक है, तो उस केस में हमने देखा था कि सारे के सारे हार्मोनिक जो है वो पॉसिबल है, लेकिन जो दूसरा केस था उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक एंड जो है वो ओपन है और एक एंड क्लोज्ड है, तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जो है वो सेटअप हो सकते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ओपन एंड्स है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। ठीक है, और जो क्लोज्ड एंड है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों तो इस टॉपिक के ऊपर एक सवाल देखते हैं। सवाल है, एन एयर कॉलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय फिटिंग अ मूवेबल पिस्टन in a long cylindrical tube. Longitudinal waves are sent in the tube by a tuning fork of frequency 416 Hz. How far from the open end should the piston be so that the air column in the tube may vibrate in its first overtone? ठीक है, और हमारे को स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है 333 मीटर्स पर सेकेंड। तो बच्चों हमारे को इस बार जो है ना, फर्स्ट ओवरटोन क्रिएट करवाना है। क्लियर है,
तो फर्स्ट ओवरटोन में क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन में हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितने नोड आएंगे प्रेशर के, 2 नोड आएंगे इस तरीके के, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो ओपन एंड है वहां पर प्रेशर का नोड आएगा और जो क्लोज्ड एंड है वहां पर प्रेशर का एंटी नोड आएगा। क्लियर है। तो इस डायग्राम को देख करके हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो एल है वो बेसिकली 3 लैम्डा बाय 4 के बराबर है। इसके अलावा v बराबर एफ लैम्डा तो हमेशा ही वैलिड होता है। तो यहां से देखिए, है ना, हमारे को क्या निकालना है, यहां से हमारे को L निकालना है ना, ये जो L है तो ये बेसिकली हमारे को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग v की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं 333 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। दिस इज इक्वल टू, अब फ्रीक्वेंसी जो है ट्यूनिंग फोर्क की कितनी दे रखी है, 416 हर्ट्ज दे रखी है। तो ये जो है ट्यूनिंग फोर्क यही अपनी फ्रीक्वेंसी के ही हिसाब से यहाँ पर स्टैंडिंग वेव क्रिएट करवाएगा, ठीक है। और लैम्डा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4L/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए L हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 × 333 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 416, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसे सॉल्व करने पर जो जवाब आएगा वो आएगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ सोर्स एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल at a distance of 2 meters from it. A detector is also placed in front of the wall at the same distance from it. Find the minimum distance between the source and the detector for which the detector detects a maximum of sound. And speed of sound in air हमारे को दे रखा है 360 meters per second. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सोर्स है ना, एस से यहाँ पर सोर्स है जो कि इमिट कर रहा है साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज है। अब वो वॉल के सामने प्लेस्ड है ना, और कितनी दूरी पर है, 2 मीटर्स से। अ डिटेक्टर इज ऑल्सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट, है ना, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हमसे बोला गया है कि सोर्स और डिटेक्टर के बीच में जो मिनिमम दूरी है, जिसको यहाँ एक्स से डिनोट किया गया है, वो कितनी होनी चाहिए सच दैट की जो डिटेक्टर है वो साउंड मैक्सिमम फाइंड करे। क्लियर है ये बात। और हमारे को स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सोर्स है उससे जो साउंड है वो 2 अलग अलग रास्तों से डिटेक्टर की तरफ जा रही है। एक तो डायरेक्टली डी की तरफ और एक दीवार से टकरा करके डिटेक्टर की तरफ। अब यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और जिस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर एक फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर सडन चेंज फेज में नहीं आएगा। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी फेज में डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा पाथ डिफरेंस की वजह से। क्लियर है। तो अब हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि दोनों ही रास्तों में कितने का फर्क है। क्लियर है। तो जो पहला रास्ता है जिसमें ये दीवार से टकरा करके आ रहा है वो कितना लंबा होगा, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो दूरी है सोर्स और वॉल के बीच की वो तो 2 मीटर्स है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है उसमें ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो पर हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √of x/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना हो क्योंकि ऐसे 2 हाइपोटेनस है ना ऐड हो रहे हैं। इसमें से क्या घटा देंगे, इसमें से हम लोग x घटा देंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, डेल्टा x बन जाएगा, मतलब पाथ डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस है ये बेसिकली कितने के बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए अगर मिनिमम की बात करें तो 1 लैम्डा के बराबर। क्लियर है। क्योंकि पाथ में फर्क तो आएगा ही, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये जो रास्ता है हाइपोटेनस वाला वो लंबा है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर मैक्सिमम ऑफ साउंड मिले तो पाथ डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, एटलीस्ट 1 लैम्डा तो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स √of x² / 4 + 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x + लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों क्या कर देंगे हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय x² / 4 + 4 और इधर क्या बन जाएगा, x + लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2x इंटू लैम्डा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो देखिए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सवाल में देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज है और स्पीड ऑफ साउंड 360 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग v बराबर एफ लैम्डा का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है 360 और इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी हमारे को कितनी दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज दे रखी थी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस डेटा को अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें और साथ ही साथ यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू, अब लैम्डा खुद कितना है, लैम्डा जो है वो 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4x। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर्स होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट्स एट 264 हर्ट्ज, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दैट विल रेजोनेट विद द ट्यूनिंग फोर्क। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमारे को दे रखा है 350 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों इस केस में हमारे को ये कहा गया है कि अगर ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी वो 264 हर्ट्ज है, तो शॉर्टेस्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या होना चाहिए जो कि इसके साथ रेजोनेट करे। क्लियर है ये बात। तो अगर हम लोग शॉर्टेस्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि देखिए v बराबर एफ लैम्डा होता है। क्लियर है, अब यहाँ पर v जो है वो तो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, है ना, 350 मीटर्स पर सेकेंड। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब लैम्डा जो है वो हमारे को फिक्स्ड है ना। लैम्डा कितना हो जाएगा, तो लैम्डा जो है वो हो जाएगा 350 अपॉन 264 मीटर्स। क्लियर है बराबर, तो ये हमारे को लैम्डा मिल गया। अब आप देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पर, है ना, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फंडामेंटल के केस में, है ना, फंडामेंटल के केस में जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा जो है वो 4L के बराबर आ जाएगा। अगर हम लोग, है ना, अगर हम लोग फर्स्ट ओवरटोन पे जाते, अगर हम लोग फर्स्ट ओवरटोन पे जाते तो क्या होता, आइए देखते हैं। उस केस में देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि L कितना आ जाता, वो आ जाता 3 लैम्डा बाई 4। ठीक है ना, L कितना आ जाता, 3 लैम्डा बाई 4 आ जाता। और अगर हम लोग फंडामेंटल ले रहे हैं तो L कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है लैम्डा बाई 4। तो ऑब्वियस है कि हमारे को L क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, और लैम्डा जो है वो तो फिक्स्ड हो गया है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि लैम्डा इक्वल टू 4L वाला जो ये वाला केस है उसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और किसी भी ओवरटोन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप चाहिए, है ना। इस बार लैम्डा जो है वो तो फिक्स्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारा जो L है वो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 4, मतलब कि 350 अपॉन 4 टाइम्स 264 मीटर्स। ठीक है, तो बच्चों इसे सॉल्व करने पर जो हमारा जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 33 सेंटीमीटर, है ना। और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू the first overtone frequency of an open organ pipe. If the length of the open pipe is 60 centimeter, what is the length of the closed pipe? तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने दोनों केसेस दिखा दिए हैं, है ना। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है, यहाँ पर मैंने दिखाया है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में स्टैंडिंग वेव्स, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का नोड हो रहा है, फिर जो ओपन एंड है वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले केस में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और जो दूसरा केस है वो एक ओपन ऑर्गन पाइप है और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हम लोग देख सकते हैं कि जो पहला केस है उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि V बराबर हमेशा क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। क्लियर है, अब जो पहला केस में उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि L1 जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा बाय 4। और जो दूसरा केस है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो L2 है वो बेसिकली लैम्डा के बराबर है।
क्लियर है ये बात। अब जो ओपन पाइप है उस केस में जो लेंथ है, मतलब कि ये हमारे को दे रखा है 60 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है ये बात। और यहाँ पर हमारे को और क्या दे रखा है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में वो किसके बराबर है, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देख सकते हैं कि V तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों केस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी भी दोनों केस में सेम है, इसका मतलब कि लैम्डा जो है दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, तो पहले केस में जो लैम्डा है वो कितना है, 4L1 के बराबर है, और दूसरे केस में जो लैम्डा है वो बेसिकली 60 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि L1 जो है वो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेटिंग एट फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज produces resonance in a resonance column tube. The upper end is open and the lower end is closed by the water surface which can be varied. Successive resonances are observed at lengths 9.75 cm, 31.25 cm and 52.75 centimeters. Calculate the speed of sound in air from these data. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। बेसिकली हमारे को दिया हुआ है कि एक ट्यूनिंग फोर्क है जो वाइब्रेट कर रहा है एट फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज, और उसकी वजह से रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है इन द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। ठीक है, अब ये रेजोनेंस कॉलम ट्यूब क्या है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर जो अपर एंड है वो देखिए आप ओपन है, और लोअर एंड जो है वो क्लोज्ड है, किसके द्वारा, बाय वाटर सरफेस, जिसका लेवल जो है वो लगातार वेरी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सक्सेसिव रेजोनेंसेस जो है वो ऑब्जर्व हो रहे हैं, है ना। पहला रेजोनेंस हुआ जब लेटर से x1 9.75 सेंटीमीटर था, x2 31.25 सेंटीमीटर था, और x3 जो है वो 52.75 सेंटीमीटर था। तो इसके हिसाब से हमारे को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालना है फ्रॉम दीज डेटा। क्लियर है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे को यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि इस बार जो है ना, हम लोग एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को एंड करेक्शन लेना होगा। एंड करेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पर है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ट्यूब में x1 लेंथ तक पानी नहीं था, तो उस केस में जो है मान लीजिए कि हमारे को क्या मिला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिला। तो जो यहाँ पर जो प्रेशर का है ना, जो प्रेशर का यहाँ पर क्या है, नोड है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली एट द है ना ओपन एंड नहीं मिलेगा, बल्कि उसके थोड़ा सा और ऊपर मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा हमें ऊपर जाना पड़ता है उसे हम लोग लेटर से एंड करेक्शन है ना डी कह दें। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि x1 प्लस डी ये बेसिकली कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय 4 के। क्लियर है ये बात। फिर पानी का लेवल हमने कम किया है ना, तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि x2 प्लस फिर से कुछ एंड करेक्शन आएगा यहाँ पर है ना, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये बेसिकली एंड करेक्शन डिनोट कर रहा है। तो x2 प्लस डी इस बार कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 के। और फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि x3 प्लस हमारे को छोटा सा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फर्क है वो d का है, तो ये x3 प्लस डी मिला करके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, दैट इज 5 लैम्डा अपॉन 4। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, किसी भी दो इक्वेशन को अगर हम लोग हटाएं, जैसे कि मान लीजिए ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ठीक है, तो अगर मैं 2 में से 1 को घटाऊं तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 किसके बराबर आ जाएगा, ये तो 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, मतलब कि ये आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2 लैम्डा बाय 4 इज लैम्डा बाय 2। क्लियर है। और x2 हमारे को कितना दे रखा है, 31.25 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 31.25 और इसमें से क्या घटा देंगे, 9.75 घटा देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि लैम्डा कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स है ना, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 31.25 में से कितना घटाना है, 9.75 घटाना है। तो बच्चों इन्हें घटाने पर आ जाएगा 21.50 और ये है सेंटीमीटर में है ना। इसी तरीके से 3 में से अगर आप 2 को घटाएंगे तो x3 माइनस x2 मतलब कि 52.75 में से 31.25 घटाना पड़ेगा, तो ये फिर से इतना ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21.50 सेंटीमीटर, और इनका जो डिफरेंस है वो फिर से कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे को लैम्डा तो मिल गया,
उसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी हमारे को दे रखी थी, देखिए 800 हर्ट्ज है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, v बराबर एफ लैम्डा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा, तो 800 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा कितना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21.50 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43 है ना, और अपॉन 100 करना होगा क्योंकि ऐसा यूनिट में लाना है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 8 इंटू 43 है ना, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 24, 2 हाथ में रह गया 32, और ये हो गया 344 मीटर्स पर सेकेंड है ना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इस डेटा के हिसाब से कितना आ रहा है, 344 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, इन फिगर अ रॉड कैपिटल आर इज क्लैम्प्ड एट इट्स सेंटर, a disc capital D at its end projects into a glass tube that has cork filings spread over its interior. A plunger P is provided at the other end of the tube. The rod is set into longitudinal vibration and the plunger is moved until the filings form a pattern of nodes and antinodes. The filings form well-defined ridges at the pressure antinodes. If we know the frequency f of the longitudinal vibrations in the rod, a measurement of the average distance d between successive antinodes determines the speed of sound v in the gas in the tube. Show that v equal to 2fd. This is Kund's method for determining the speed of sound in various gases. तो चलिए बच्चों, बहुत ध्यान से इस सवाल को समझते हैं। बेसिकली हमारे को एक रॉड दे रखा है, ये रॉड आर है, ठीक है, जो कहाँ पर क्लैम्प्ड है, क्लैम्प्ड एट इट्स सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिस्क डी है, ठीक है, और ये जो डिस्क डी है ना, यहाँ लिखा है अ डिस्क डी एट इट्स एंड प्रोजेक्ट्स इनटू अ ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है, कॉर्क फाइलिंग्स हैं जो कि अंदर स्प्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लंजर पी भी है, ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड एट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। अब इस रॉड को है ना लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस से सेट किया गया। क्लियर है ये बात? तो वही लिखा है, द रॉड इज सेट इनटू लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन एंड द प्लंजर इज मूव्ड अंटिल द फाइलिंग्स फॉर्म अ पैटर्न ऑफ नोड्स, ठीक है। तो ये जो प्लंजर है बेसिकली इसका काम क्या हो गया, प्लंजर का काम हो गया कि अंदर है ना, अंदर जो हमारे को एक तरीके से एक ट्यूब मिल रहा है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ डिफाइन करना, सच दैट के अंदर स्टैंडिंग वेव्स का पैटर्न बिल्ड हो सके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या दिया है कि द फाइलिंग्स फॉर्म वेल डिफाइंड रिजेस, कहाँ पर, एट द प्रेशर एंटी नोड्स, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का नोड बनने का मतलब हो गया कि वहाँ पर पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है वो नहीं हो रहा है ना उन लोकेशंस पर, तो वहाँ पर फाइलिंग्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ वी नो द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस इन द रॉड, अब रॉड का है ना रॉड को जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट किया जा रहा है वो अगर हमें पता हो, है ना, और साथ ही साथ मेजरमेंट ऑफ द एवरेज डिस्टेंस डी बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड्स, है ना, और वो हमारे को क्या दे देगा, वो हमारे को स्पीड v दे देगा गैस का इन द ट्यूब, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है कि v बराबर क्या आने वाला है, 2fd। और इस प्रोसेस को ऑफ डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस गैसेस, है ना, ये कहलाता है कुंड्स मेथड, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रॉड आर है जो कि क्लैम्प्ड एट इट्स सेंटर है ना, वो बेसिकली बिहेव कर रहा है एक ओपन ऑर्गन पाइप की तरह। क्लियर है बात? तो एक ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि जो एंड पॉइंट्स हैं, है ना, जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है या फिर प्रेशर का आप कह सकते हैं कि नोड बनेगा, ठीक है। और जो सेंट्रल पॉइंट है जो कि कैसा है, जो कि क्लैम्प्ड है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, नोड बनेगा, या फिर प्रेशर का आप कह सकते हैं कि एंटी नोड बनेगा। तो इस तरीके से इस रॉड में है ना स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हो जाए कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो रॉड है ये वाइब्रेट कर रहा है, तो वही फ्रीक्वेंसी से, है ना, अगर ये जो ट्यूब के अंदर की गैस है
ये भी क्या कर सके, स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर सके। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी रॉड की है वो क्या हो जाए, वन ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब हो जाए, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे को ये भी दे रखा है ना, कि जो दो हीप के बीच की दूरी है वो d है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ये जो दो हीप के बीच की दूरी है जो d है वो बेसिकली कितने के बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा लैम्डा बाय 2 के। क्लियर है ये बात? और ऐसा हम लोग किस लिए कह सकते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं बिकॉज द फाइलिंग्स फॉर्म वेल डिफाइंड रिजेस एट द प्रेशर एंटी नोड्स, और दो प्रेशर एंटी नोड्स के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 2 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लैम्डा है वो बेसिकली कितना है, 2d है। क्लियर है ना? अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर v बराबर f लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं तो लैम्डा को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2d पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, v बराबर 2fd आ जाएगा, जो कि हमारे को प्रूव करना था। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी f है वो बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस इन द रॉड। ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो यही फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, यही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो स्टैंडिंग वेव क्रिएट हुई है इनसाइड द ट्यूब। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, v बराबर एफ लैम्डा, और यहाँ पर लैम्डा हमने निकाल लिया 2d के बराबर आएगा, और यहाँ से v की वैल्यू जो हमें प्रूव करनी थी 2f इंटू डी, वो बड़े आराम से प्रूव हो गई। क्लियर है ये बात? तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो 7th लेक्चर है ऑफ द चैप्टर वेव्स वो खत्म होता है। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।